नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु एक ऐतिहासिक पहल है शेखावा टीम मिशन 100 की। भूगोल विषय होगा अपना 12th क्लास। इसकी पीडीएफ यानी नोट बुक है ये। इसको बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सके और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनको भी नोट कराते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट में हम मॉडल पेपर करेंगे, तो चलते हैं पहले चैप्टर की ओर। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके, उनको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचकांक का जो स्रोत है वो नहीं है वो बताना है। यात्रियों के विवरण है, प्राचीन मानचित्र भी है, प्राचीन महाकाव्य भी है। तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल का तो सैन्य भूगोल नहीं है। मानव भूगोल के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना रैटजेल। तो रैटजेल की परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है और मानव भूगोल के जनक रैटजेल को ध्यान में रखना है आपको। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है? सामाजिक कल्याण से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? मानव बुद्धिमत्ता। मानव की जो बुद्धि है वो इस प्रकार से है कि वो अन्योन्य क्रिया कर सकता है। किसके बीच? लोगों और पर्यावरण के बीच। तो भूगोल का मतलब ही ये है, भू का मतलब भूमि, गोल का मतलब उसका आकार। अगर जियोग्राफी इंग्लिश की बात करें तो जियो और ग्राफी। जियो का मतलब भूमि और ग्राफी यानी उसकी जो संरचना है। तो भूमि और उसकी संरचना के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो भूगोल है। ये बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको आपने इसके कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड विज्ञान है भूगोल और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, 56 नंबर का 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो दोनों में आप बड़े ही सरल तरीके से अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन, इनमें मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है। मानव भूगोल किसके अध्ययन पे जोर देता है? तो ये देता है प्रकृति और मानव के बीच का जो संबंध है उस पे। पृथ्वी के किस भाग का वर्णन किया जाता है? पृथ्वी के किस भाग का वर्णन किया जाता है? रूप का। ऐतिहासिक भूगोल किस मानव भूगोल क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये सामाजिक भूगोल का। 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं हुआ? तो ये आधुनिकतावाद का नहीं हुआ था 1970 में। 1970 में मानवतावाद हो चुका था, आमूलवादी भी विचारधारा आ चुकी थी, व्यवहारवाद भी आ चुका था, आधुनिकतावाद नहीं आया। तो 3 नंबर का अपना ऑप्शन सही है। शहरों के चौराहों पर यातायात नियंत्रण बत्तियां कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो यह नव निश्चयवाद। शहरों के चौराहे पे जो यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगी हुई होती है। पर्यावरण, ये जो निश्चयवाद है इससे क्या अभिप्राय है? मानव के प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया और इस प्रकार आदि में मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच जो अन्योन्य क्रिया है उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ वो किस दशक में हुआ? 1990 में। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से? एक तो निर्वाचन भूगोल और एक सैन्य भूगोल। आमूलवादी विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? मार्क्स के सिद्धांत का। रैटजेल के अनुसार, रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो मानव भूगोल है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण करता है, करने का अध्ययन है। कहने का मतलब मानव समाज और धरातल के बीच। LNC सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा ये भी याद रखना आपको मोस्ट है। LNC सैंपल मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच। पृथ्वी तो अस्थिर है, वो तो अपने स्थान पे घूमती है, और क्रियाशील है वो मानव है, उसके बीच जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन है। जर्मन भूगोलवेत्ता ने राज्य देश का वर्णन किस रूप में किया है? जीवित जीव। पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? एक तो प्रकृति है, एक मनुष्य है।
मानव परिसंचरण की धमनियों की तुलना किससे की गई है? जैसे सड़क है, रेल है, जलमार्ग हैं, ये इनकी तुलना किससे की गई है? जैसे मानव शरीर में धमनियाँ होती हैं ना, उनसे। किस विचारधारा में निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता की व्याख्या की गई है? आमूलवादी जो रेडिकल धारा है उसमें। किस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव, मानव जातियां, प्रजातियां और धर्म आदि पे बल दिया गया है? व्यवहारवादी विचारधारा। मानव का प्रकृतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? पर्यावरणीय निश्चयवाद से। प्रकृतिकरण, मनुष्य का क्या हो गया? प्रकृतिकरण हो गया है, उसको कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। प्रकृति का मानवीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? संभववाद। ये भी ध्यान रखें आप, संभववाद क्या है? तो प्रकृति का मानवीकरण करना क्या कहलाता है? संभववाद। पोल विडोल बैलांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, क्या परिभाषा दी है? मानव भूगोल पृथ्वी की नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान है। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा गया है? प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, और इसी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच जो अन्योन्य क्रिया यानी जो संबंध स्थापित हो गए, उन्हीं को कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। प्रकृति से जब मानव प्रेम करता है और उसी के साथ सेट हो जाता है, तो उसे उनके बीच जो अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं उन्हें पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। संभववाद क्या है और इसके जनक कौन है? तो संभववाद के जनक कौन है? विडोल डी ला बलांस है संभववाद के जनक, और संभववाद को ऊपर हमने देखा था। नव निश्चयवाद क्या है? एक परिकल्पना किसने दी है? तो इसके अनुसार न पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा है, न ही संभववाद की दशा। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते। और ये जो परिकल्पना है किसने दी है? ग्रिफिथ टेलर ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है संभववाद और नवनिश्चयवाद, आपको याद रखना है। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र और आर्थिक भूगोल की ये आप याद कर लें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है विश्व जनसंख्या वितरण। विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है? घनत्व कैसे है और वृद्धि किस प्रकार से हो रही? किस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण अधिक है? वितरण के कौन से कारक हैं, उनको प्रभावित कौन करता है? कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ही कम होती है। जैसे मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थली और पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या कम होती है। समतल मैदानों में और नदियों के किनारे जनसंख्या अधिक होती है, घनत्व अधिक होता है, वहाँ वृद्धि भी अधिक होती है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग और कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी किसने की है? तो जेबी क्रेसी ने। निम्नलिखित किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अपना, निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा देश संघन है? तो यह है जापान का कोम्बे ओसाका। उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन रूप से बसा हुआ प्रदेश है वो कौन सा है? जापान का कोम्बे ओसाका। जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा उद्योगों की वजह से, तो वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करेंगे, और उसका उदाहरण किसका दिया गया? जापान का शहर है। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पे निवास करती है? तो ये 10% निवास पे, 90% जनसंख्या वो 10% भूभाग पे निवास करती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप ध्यान रखें। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक यानी वो कारक जो जनसंख्या को कम करते हैं, वहाँ से लोगों को हटाते हैं, और एक कारक होते हैं जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं, वहाँ बसने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप आइए, यहाँ रहिए, अच्छी प्राकृतिक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ। ये विपरीत व्यवस्थाएं होंगी तभी लोग प्रतिकर्ष करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, बेरोजगारी हो जाए, प्रतिकूल जलवायु हो जाए, उपरोक्त सभी। प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? जो कि वहाँ लोगों को हटाते हैं, वहाँ से लोगों को। तो ये हो गए काम के बेहतर अवसर, सॉरी अपकर्ष मतलब आकर्षित करते हैं। तो लोगों के लिए काम के अच्छे अवसर होंगे तो लोग रहना पसंद करेंगे, रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी, जीवन सुरक्षित होगा, संपत्ति सुरक्षित होगी, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा है? जैसे खनिज है, नवीनीकरण है, औद्योगिकरण है, तो ये उपरोक्त सभी है।
जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेंगे। जहाँ खनिज अधिक निकाले जाएंगे वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। और नगरीकरण, नगरों में ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। औद्योगिकरण, जहाँ उद्योग अधिक होंगे क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 60%। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो कौन सा है? ओशिया। खनिज की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा क्षेत्र सघन रूप से बसा हुआ है? तो अफ्रीका का टंगा और जाम्बिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ खनिजों की वजह से लोग वहाँ ज़्यादा बसे हुए हैं। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष कितनी होती है? 1.64। जनांगीय संक्रमण में प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च जो मृत्यता होती है वो होती है। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या परिवर्तन घनत्व एवं ऋणात्मक होता है। जनसंख्या परिवर्तन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, दोनों प्रकार का होता है। अगर जनसंख्या बहुत अधिक घट जाए तो उसे कहते हैं ऋणात्मक, और जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो उसे कहेंगे धनात्मक। एशिया का जनसंख्या घनत्व 146 है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। पहला किसका है? चीन का। लघुत्तरात्मक प्रश्न, जनसंख्या वितरण प्रारूप क्या है? तो जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप। जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ है कि भूपृष्ठ पर लोग जिस प्रकार वितरित हैं, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90%, 10% भूभाग पे ही रहता है। तो विश्व का जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए और घनत्व का सूत्र भी लिखना है। तो सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। जनसंख्या वितरण को जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है? तो विकट जलवायु होगी तो जनसंख्या अपने आप ही वहाँ लोग कम बसेंगे, और जब जलवायु है वो अच्छी होगी तो वहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे मरुस्थलों में भी लोग कम रहेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म मरुस्थल में भी लोग कम रहेंगे। औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं? तो जहाँ उद्योग लगे होंगे, औद्योगिक पेटियाँ होंगी, वहाँ रोजगार लोगों को ज़्यादा मिलेगा तो लोग ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। तो इसके लिए जापान के कोम्बे और ओसाका का उदाहरण आप दे सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपने। जनसंख्या वृद्धि जैसे परिवर्तन का अभिप्राय है किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में के परिवर्तन से। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। प्रवास किसे कहते हैं? बस किसी भी जगह पे जो लोग आके रहते हैं, निवास करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रवास। प्रवास प्रतिकर्ष कारक भी होते हैं और अपकर्ष कारक भी होते हैं। इनको बिल्कुल आप ध्यान रखें। प्रतिकर्ष जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, अच्छी दशा नहीं हो, राजनीतिक उपद्रव पैदा हो जाए, प्रतिकूल जलवायु हो जाए, प्राकृतिक कोई घटना हो जाए, आपदा आ जाए, महामारी फैल जाए तो लोग वहाँ से हट जाएंगे। अपकर्ष यानी अगर रोजगार के बेहतर साधन होंगे, रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी, शांति प्रिय वातावरण होगा तो लोग वहाँ आकर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? इसको आपको याद करना है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को। जनसंख्या नियंत्रण के 4 उपाय भी आपको याद रखने हैं। परिवार नियोजन और महिलाओं के स्वास्थ्य बेहतर रख रखाव, गर्भ निरोधक या सुगम जो भी उपलब्धता हो उसके लिए जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का जन जागरूकता फैलाकर भी वृद्धि को रोका जा सकता है। सबसे बेहतर तरीका तो यही है, जागरूकता फैलाएं। किसी प्रदेश की जनसंख्या इतनी है तो इतना तो कैसे निकालेंगे, यानी जनसंख्या में किसका भाग देंगे? क्षेत्रफल का। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक कौन से होंगे? जल की उपलब्धता होगी तो जनसंख्या, जल की उपलब्धता होगी तो लोग ज़्यादा बसेंगे, नहीं होगी तो लोग वहाँ से हट जाएंगे। भू आकृति यानी ऊबड़ खाबड़ जगह होगी तो लोग कम बसेंगे, समतल होगी तो लोग ज़्यादा बसेंगे। मृदा, अगर उपजाऊ जमीन होगी, भूमि उपजाऊ होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी तो लोग ज़्यादा आएंगे वहाँ, और अगर उपजाऊ नहीं है, बंजर है, वहाँ खेती नहीं कर पाएंगे तो लोग वहाँ से चले जाएंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण, जिनका उदाहरण भी आप याद रखें। अफ्रीका का टंगा, जाम्बिया की तांबा पेटी, जापान का कोम्बे ओसाका प्रदेश, क्योंकि इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? जन्म और मृत्यु 3 घटक हैं।
प्रवास जन्म, मृत्यु और प्रवास। असंशोधित जन्म दर को परिभाषित कीजिए। अशोधित जो जन्म दर है उसको कैसे परिभाषित करेंगे? प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे गए जीवित बच्चों के रूप को व्यक्त करता है। अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा वर्ष में के मध्य जनसंख्या और भाग गुणा करेंगे 1000 से। अशोधित जो मृत्यु दर है उसको भी ऐसे ही कर लेंगे, मृतकों की संख्या और भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे। जनांकी के चक्र से आप क्या समझते हैं, इसको याद रखना है। सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे सर्वोच्च मानव सूचकांक वाला देश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्यम मानव सूचकांक वाला कौन है? जिसका 37 होगा, नहीं लगभग 37 ऐसे देश हैं। मानव विकास सूचकांक के पक्ष में दीर्घ और स्वस्थ जीवन को शामिल किया जाता है। प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन कौन प्रकाशित करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट UNDP। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु विकास है वो हमेशा ही गुणात्मक और सकारात्मक ही होता है, ये ध्यान रखें। दोनों का ही मतलब बढ़ना होता है, लेकिन वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो विकास है वो हमेशा धनात्मक ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। मानव विकास क्या है, स्पष्ट कीजिए। मानव विकास में आय उपागम को भी समझाना है। मानव विकास कल्याण उपागम से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार से किया जाता है? तो 3 मापदंड होते हैं मानव विकास सूचकांक के। एक तो प्रति व्यक्ति आय, एक स्वास्थ्य का स्तर और एक शिक्षा का स्तर। प्रति व्यक्ति आय में हो गए संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है, ये भी मोस्ट है। तो सतत संपोषणीय विकास का मतलब है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो विकास किया जाता है उसे कहते हैं धारणीयता का विकास, सतत विकास। इंग्लिश में बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मानव विकास के संदर्भ में समता से क्या आशय है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने सर्वप्रथम किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट दी थी? 1990 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपने। मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं यानी कच्चे उत्पाद से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं होंगी, खेती से जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं होंगी, उन्हें हम प्राथमिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। प्राथमिक क्रियाओं इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रिया में शामिल नहीं है? पशु चारण पशु से संबंधित है, आखेट यानी शिकार है, कृषि भी है, विनिर्माण नहीं है। ये द्वितीयक क्रियाओं में शामिल होता है, विनिर्माण, उद्योग आदि। इनमें से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रबड़, गन्ना, चाय, ये सब रोपण कृषि है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रोपण कृषि की नहीं है? रोपण कृषि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा निम्न प्रबंधन एवं तकनीकी आधार। निम्न में भूमध्य जो सागरीय कृषि है उसका क्षेत्र नहीं है। तो मध्य कैलिफोर्निया नहीं है, मध्य चिली है, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी भाग है, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र भी है। निम्न देशों में से किसमें सहकारी आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा? तो डेनमार्क में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने। कट्टेदार फलों की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय विशेषता है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिमी यूरोप है। ये मोस्ट प्रश्न है। सामूहिक कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सोवियत संघ में हुआ। ट्यूलिप पुष्प की कृषि एवं विख्यात देश कौन सा है? तो नीदरलैंड है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो यह है मिश्रित कृषि नहीं है। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न जो लोग होते हैं
वो कौन से कॉलर के कहलाते हैं? रेड कॉलर। यानी एक तो वाइट कॉलर के लोग होते हैं जो कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र में लगे होते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र में जो लगे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? रेड कॉलर। ब्राजील में कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? फजेंडा। ये भी मोस्ट है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों क्रियाएं होती। वो खेती जिसमें पशुपालन के साथ कृषि कार्य भी होता है उसे कहते हैं मिश्रित खेती। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है। ये भी मोस्ट है। क्या कहा जाता है? कोल खोज। कहाँ पे? सोवियत संघ में। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि वो कृषि जो स्थान बदल देती है, यानी एक जगह पे बीज एक जगह पे जो आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग, वो पेड़ों को काटते हैं, फिर वहाँ पे बीज छिड़क देते हैं, और फिर एक दूसरी जब खेती करते हैं तो दूसरी जगह वो पेड़ों को काटते हैं, फिर वहाँ पे करते हैं। तो इससे स्थानांतरित यानी स्थान बदल बदल कर जो की जाती है, इसे कर्तन और दहन भी कहते हैं। विश्व में सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफल डेनमार्क में हुआ था। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। कुनैन नामक सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव की वो सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती। ऋतु प्रवास याद कर लें आप। भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ऋतु प्रवास वाली पशु चरण जातियों के नाम, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है। ऋतु प्रवास मतलब जो जब ऋतु बदल जाए, गर्मी की ऋतु में अलग, सर्दी की ऋतु में अलग, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं। चलवासी पशु चारकों की संख्या एवं क्षेत्र में की कमी के कारण बताने। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोहण, कई देशों द्वारा कई बस्तियों की योजना बनाना। विश्व में भोजन संग्रहण करने वाले क्षेत्र बताते हैं। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाली दो कृषियों के नाम, उद्यान कृषि और कारखाना कृषि। खनन की दो विधियां बतानी है, धरातलीय और विवर्त खनन विधि, और दूसरी होती है भूमिगत या कूप की, कुएं टाइप से खोद कर जो खनन किया जाता है उसे कहते हैं कूप की। चिक्कल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचा हुआ जो भाग होता है उसको चिक्कल कहते हैं। ये जो पोटो वृक्ष से बनता है। सहकारी कृषि मिलजुल कर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं समूह द्वारा, समूह में लोगों द्वारा। आदिम कालीन मानव जीवन निर्वाह के लिए कौन सी दो प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाएं थी जिन पे मानव निर्भर था? तो वो कौन सी दो क्रियाएं थी? एक तो शिकार करके और एक भोजन को इकट्ठा करके, भोजन संग्रह जिसको बोल सकते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले दो कारक, तो भौतिक कारक भी हैं और आर्थिक कारक भी हैं। ट्रैप कृषि कौन सी होती है? कृषि द्वारा उत्पादित सब्जियों को ट्रक द्वारा उत्पादन क्षेत्र के बाजार तक रात भर दूरी तक पहुंचाया जाता है, इसलिए इसे ट्रैक कृषि कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में उत्पादन की खनन प्रसंस्करण शोधन कार्य के पीछे हट रहे हैं, जबकि विकासशील देश नहीं। कारण बताना है। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं और इससे कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल होते हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं खेती से संबंधित जितनी भी गतिविधि हैं, जैसे कृषि है, आखेट है, भोजन संग्रह है, पशुचारण है, मछली पालन, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सब इसी में है। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन, तो ये जीवन निर्वाह से संबंधित व्यवसाय है। और जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये व्यापार से संबंधित है। तो इसको आप देख लें एक बार। आदिम कालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि का वर्णन मैंने बता दिया। जो लोग जंगलों में रहते हैं किस प्रकार से वो खेती करते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता बतानी है, तो ये कृषि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होती। डेयरी कृषि की विशेषता बतानी, वाणिज्य डेयरी क्षेत्र भी बताना है। द्वितीय क्रियाएं कौन सी हैं? तो द्वितीय क्रियाएं उद्योग से संबंधित, जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं। तो ये तो जो कच्चा माल है उसको पक्का माल में परिवर्तन करने का कार्य कहाँ कहाँ किया जाएगा? फैक्ट्रियों में किया जाएगा, उद्योगों में किया जाएगा। तो उद्योगों को द्वितीय क्रिया कहते हैं। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कुटीर उद्योग। आधुनिक निर्माण के प्रमुख संकेंद्रण विश्व के कुछ
कुछ स्थलीय भागों के कितने प्रतिशत है, तो लगभग 10% है। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो ये पूंजीवाद में होता है ऐसा। रसायन आधारित उद्योग कौन सा है, तो पेट्रोल, रसायन, नमक, गंधक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, ये सब है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। पशु आधारित उद्योग कौन से हैं, चमड़ा पशुओं से मिलता है, ऊन पशुओं से मिलता है, हाथी दांत भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से धुएं की चिमनी वाला उद्योग कौन सा है, तो भारी इंजीनियरिंग, धातु पिघलाने वाले रसायन, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। निर्माण से आशय है किसी वस्तु का उत्पादन करना, उसको बनाना। कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। महान झील औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। सिलिकॉन घाटी यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। पश्चिमी यूरोपीय एवं उत्तरी अमेरिकी पूर्वी भाग में उत्पादित अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने का कारण क्या है, ये बताना है। तो ये ज़्यादा औद्योगिक हैं, वहाँ ज़्यादा उद्योग हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। विश्व के कुछ क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार बनने का प्रमुख कारण क्या है कि वहाँ के लोगों की जो क्रय क्षमता है वो अधिक है, खरीदने की जो क्षमता है वो अधिक है, इसलिए वहाँ बड़ा बाजार बन जाता है। वृहद वैश्विक बाजार, वृहद मानी बड़ा, वैश्विक मतलब विश्व स्तर का। तो वहाँ के लोगों की खरीदने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, क्रय क्षमता जिसको बोल सकते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग और गैर आधारभूत उद्योग को परिभाषित कीजिए। ऐसे उद्योग जिसमें ऐसे सामान का उत्पादन हो जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता हो। जैसे रोटी है, ब्रेड रोटी है, तो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उसका, चाय है, साबुन है, बिस्किट है, इसको कहते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे पदार्थों को परिष्कृत कर मूल्यवान पदार्थ बना दिया जाता है। जैसे गेहूं उत्पादित हुआ खेत में, उस गेहूं को फैक्ट्री में लेके जाके उसके बिस्किट बना दिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बना दी, तो उसके मूल्य में क्या हो गया, वो एक कीमती चीज़ हो गई और भी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ गई, तो उससे निर्माण उद्योग या द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य, यंत्रीकरण का तात्पर्य कार्य को करने के लिए मशीनों का उपयोग करना। वनों पर आधारित उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कागज, लाख, विश्व में महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग देख लें। कृषि कारखानों से संबंधित प्रौद्योगिकी धुर्व किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, देख लें आप। आधुनिक निर्माण विनिर्माण की 4 विशेषताएं लिखनी। स्वच्छंद उद्योग की 4 विशेषताएं लिखनी। परंपरागत वृहद औद्योगिक प्रदेश की पहचान के बिंदु लिखने। उच्च प्रौद्योगिकी, स्वामित्व पे आधारित उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सार्वजनिक, एक निजी, एक संयुक्त। निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर बनाते हैं, उनको कहते हैं संयुक्त। प्राथमिक और द्वितीय क्रिया में अंतर लिखना है। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, ये भी करना है। कच्चे माल पे आधारित उद्योग, और आकार के आधार पे 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, आपको ध्यान ही है। कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग होते हैं, लघु उनसे थोड़े बड़े होते हैं, वृहद बड़े उद्योग होते हैं जिनमें पूंजी भी ज़्यादा लगती है, श्रमिक भी ज़्यादा लगते हैं। कच्चे माल पे आधारित उद्योग हो गए जैसे कृषि के कच्चे माल से बनने वाले, पशुओं के, वनों से, खनिज से। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से वो एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, क्या कारण है, इसको देख लें आप। क्योंकि वहाँ बाजार उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक कौन से हैं। कई जगह उद्योग ज़्यादा लगाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले औद्योगिकरण ब्रिटेन में हुआ, तो क्या कारण था, तो बाजारों तक पहुँच, अधिगम्यता का मतलब पहुँच, जो माल बनाया गया उसको बाजार तक आसानी से पहुँचाया जा सके, वहाँ लगेंगे उद्योग। कच्चे माल की प्राप्ति होगी, जहाँ पे कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा वहाँ उद्योग लगा दिए जाएंगे। पूंजी होगी, सस्ते श्रमिक होंगे। शक्ति के साधनों की अधिगम्यता होगी, यानी बिजली पानी की व्यवस्था होगी, तो वहाँ भी उद्योग ज़्यादा लगेंगे। तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट चैप्टर है अपना। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो व्यापार, परिवहन, संचार, ये सब तृतीय क्रियाकलाप है। जिनमें से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान या विकास,
ये सब चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। उपरोक्त सभी वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से किया गया था? इंटरनेट। कुल पूंजीगत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है पर्यटन। संचार सेवाओं में किसका संप्रेषण सम्मिलित है? तो यह उपरोक्त दोनों का, शब्दों का, संदेशों का भी होता है, तथ्य और विचार भी होते हैं। तो संचार में दोनों चीजें होती, संचार यानी एक जगह से दूसरी जगह। इनमें से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो यह है सेवा क्षेत्र। परिवहन दूरी को मापने का प्रकार है किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी। उपरोक्त सभी डब्बा वाला सेवा किस शहर की प्रमुख सेवा है? तो मुंबई की है डब्बा वाला सेवा। प्रत्येक सड़क जो दो महानगरों को जोड़ती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक कर्मी तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न है। लगभग 75% लोग तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। विश्वव्यापी अध्यापन क्रिया चतुर्थ सेक्टर की क्रिया है। विश्वविद्यालयों में जो लोग प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो क्रिया कौन सी है? चौथे सेक्टर की क्रिया है वो। फुटकर व्यापार के बृहत्तम स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले समुदाय क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता सहकारी। परिवहन के सभी रूपों को क्या कहा जाता है? संचार पथ। अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण किसके द्वारा होता है? उपग्रह के द्वारा। संचार माध्यम के उदाहरण हैं जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र है, टेलीफोन है, ये सब संचार के साधन हैं। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के उभरते देशों के नाम लिखना। भारत सबसे आगे चल रहा है इसमें चिकित्सा पर्यटन में। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण हैं जैसे स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि प्रबंधन आदि। नोड किसे कहते हैं? दो या अधिक मार्गों के संधि स्थल। मोस्ट याद रखें आप, दो या अधिक मार्गों का जो संधि स्थल होता है, उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु, मार्ग के सारे बड़ा कस्बा नोड वो कहलाता है। बड़ा कस्बा होता है उसे नोड कहते हैं। पर्यटन के घरों में रुकने की व्यवस्था को गोवा में क्या नाम दिया गया है? ये भी मोस्ट है, हेरिटेज होम। कर्नाटक मेडिकेयर और कुर्ग, कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग कहा जाता है, और गोवा में इसको क्या नाम दिया गया है? हेरिटेज होम्स। विकासशील देश जैसे भारत में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। तो महानगरों के समीप स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की जो पहुंच है वो बढ़ाई जानी चाहिए। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में अंतर बताना। द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन से संबंधित जैसे मशीन तकनीक के काम होते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा संबंधी कार्य होते हैं जैसे कुशलता का जो भी काम है। विशिष्टीकृत यानी विशेष योग्यता रखने वाले कार्मिक यहाँ लगे होते हैं। अनुभव वाले भी होते हैं, ज्ञान वाले भी लोग यहाँ होते हैं। तो अनुभव, ज्ञान और कुशलता का संगम कहाँ होता है? तृतीय क्षेत्र में। परिवहन एवं संचार में अंतर बताना है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन पे लोग क्यों जाएंगे? जब लोगों के पास अवकाश होगा और परिवहन सुविधाओं का विकास होगा तो लोग पर्यटन पे जाएंगे। फुटकर व्यापार कौन सा है? ये वो व्यापारी के जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है, जैसे फेरी, रेडी वाले खड़े रहते हैं रोड पे, ट्रक, डाक आदि के द्वारा। थोक व्यापार, अंकीय विभाजन भी देख लें आप एक बार। चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप देख लें। चतुर्थ क्रियाकलाप में अनुसंधान से संबंधित, पंचम में यह नवीन विचार और प्रौद्योगिकी केंद्रित होती है, और चौथा ज्ञानमुखी होता है। पांचवें जो चरण है उसमें निर्णय, नीति निर्णय संबंधी कार्य होते हैं। चौथे चरण में जैसे शिक्षक है, चिकित्सक है, लेखाकार है, ये शामिल होते हैं। और पांचवें चरण में जैसे वैज्ञानिक है वो शामिल होते हैं, नीति निर्माता शामिल होते हैं। ब्रह्मस्त्रों के अवसरों का सर्जन, ये भी देख लें आप। ज्ञान प्रक्रमण, ये भी देख लें। नेक्स्ट अपना प्रश्न जो चैप्टर होगा वो है परिवहन एवं संचार वाला। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा कम समय में तय करनी है तो आप किस परिवहन साधन का चयन करेंगे? बताओ। लंबी दूरी की यात्रा वायु परिवहन से करेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए। संचार की वह विधा जो संचार के अन्य साधनों को का नियमन करती है उसे क्या कहते हैं? संचार, उपग्रह संचार।
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये साइबेरियन रेल मार्ग है। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है? तो यह भूमध्य सागर हिंद महासागर का जो समुद्री मार्ग है। पनामा नहर में कितने जल बंधक हैं? तो ये 6 हैं। भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? अप्रैल 1975 में। तो 19 अप्रैल का दिन था 1975 को। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 कौन से स्थानों को जोड़ता है? वाराणसी से कन्याकुमारी को। रेल मार्गों में मानक लाइन ब्रिटेन की विशेषता है। किस देश में रेल घनत्व है वो सर्वाधिक है? बेल्जियम में। एम्फिल टावर के सामने कौन सी नदी आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो वह है साइने नदी। किस वर्ष स्वेज नहर का निर्माण किया गया था? तो 1969 में, 69 में। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग कौन से स्थानों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है पेरिस लंदन को। विश्व में प्रथम सर्वाधिक रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो 1825 में। सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग किन स्थानों के बीच शुरू हुआ था? तो वो जगह थी स्कोटन और डॉर्लिंगटन। हिमाच्छादित मैदानों में स्लेज जो गाड़ी होती है खींचने हेतु कौन से पशुओं का उपयोग किया जाता है? कुत्ते और रेडियर का। छोटी दूरियों के लिए परिवहन का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? छोटी दूरी। तो छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग होता है बेस्ट। जर्मनी में अच्छी गुणवत्ता वालों तथा तीव्रगामी सड़कों को क्या कहा जाता है? ऑटोवाहन। कनाडियन महामार्ग कौन से 2 नगरों को जोड़ता है? तो यह है वैंकूवर और सेंट जोन। अलास्का राजमार्ग कौन से 2 महानगरों को जोड़ता है? एडमंटन और एंकारेज। भारत का सबसे लंबा महाराजमार्ग कौन सा है? 7। वोल्गा जलमार्ग कहाँ स्थित है? मोस्टाई, रूस में। यूरोप महाद्वीप में विश्व का संघनतम रेल मार्ग पाया जाता है। अभी हमने देखा बेल्जियम है जो कि यूरोप में है। दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों को 80 मीटर की चौड़ी होती है, उनको क्या कहते हैं? महामार्ग। देश में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्रिस क्रॉस करते हैं चीन में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को क्या कहा जाता है? सीमावर्ती सड़कें। पनामा नहर में कुल 6 जल प्रबंधक तंत्र हैं। बिग इंच क्या है? वृहद ट्रक मार्ग क्या है? तो ये उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग में है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, क्यों है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। और क्यों है? क्योंकि इसमें जल का घर्षण जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। परिवहन के साधन में ऊर्जा कम खर्च होती है। तो वर्तमान समय में भारत में आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदी मार्ग अपनी महत्ता खो चुका है। व्याख्या पता नहीं आपको क्यों खो चुका है। विकसित देशों में आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता व्यापार और परिवहन में पुनः स्थापित होने के कारण लिखी। विभिन्न देशों में बोझा ढोने वाले पशुओं का वर्णन, जैसे घोड़ा होता है, कुत्ता होता है, रेडियर होता है, खच्चर होता है, ऊंट होता है, बैल होता है। परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है। व्याख्या कीजिए। तो परिवहन के बारे में बताना है आपको कि कैसे संगठित उद्योग है। परिवहन के अन्य साधनों के महंगा होते हुए वायु परिवहन है वह अपरिहार्य है, यानी जरूरी है। तो उसका भी कारण बताना है। तो दूर अगर जाना हो और कम समय में जाना हो तो वायु परिवहन को चुनना ही पड़ेगा, भले ही वो महंगा हो। यदि आप तीव्रगामी परिवहन का विकास करना चाहते हैं तो कौन से परिवहन का चयन करेंगे और उसके विकास के लिए सुझाव भी दें। तो तीव्रगामी जो परिवहन है वो वायु परिवहन है, तुरंत पहुंच जाए। तो उसके लिए हम किस प्रकार से इनका विकास कैसे करें, इसके लिए आपके सुझाव यहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अत्यधिक संख्या में हवाई अड्डों का निर्माण करें।
विमानशाला बनाए, भूमि पे उतारने, ईंधन, उनके रख रखाव की जो भी सुविधाएं हैं वो सस्ती होंगी तो अपने आप वो सस्ते हो जाएंगे। यदि आप सीमेंट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तो आप परिवहन के किस साधन का उपयोग करेंगे? जल परिवहन भारी वस्तुओं को आसानी से ले जा सकता है तो जल परिवहन का करेंगे। ये परिवहन सबसे सस्ता साधन भी है। विश्व में किन्हीं 3 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखने? पार साइबेरियन, पार कैनेडियन और ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये आप याद रखें। सेंट पीटर्सबर्ग से, ये भी आप कर लें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी देशों का देशों के साथ जो व्यापार होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए, किस प्रकार से? विस्तृत पतन के रूप में। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक के विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, वो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। जिनमें से कौन सा एक विश्राम पतन है? तो वो है होनोलुलु। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? तो आर्थिक विकास की, राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता, जनसंख्या कारक, उपरोक्त सभी हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 को, जनवरी 1995 को WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका अंग्रेजी में है पूरा नाम। WTO विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में है। निम्न कौन सा तेल पतन है? तो मैराक्रो, लेबनान और त्रिपोली, उपरोक्त सभी। निम्न से कौन सा आंत्रियोपी पतन है? तो उपरोक्त सभी हैं। कोलकाता किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता है हुगली नदी पे। पतन कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है तथा विशिष्टीकृत क्रियाओं के आधार पर 3 प्रकार के पतनों के नाम लिखने? पतन यानी जहाँ जहाज खड़े होते हैं, जो पानी के जहाज हैं, बंदरगाह। पतन का मतलब बंदरगाह, जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं, उनमें से सामान उतारा जाता है और उनमें वो सामान है वो रखा जाता है, तो उस जगह को कहते हैं बंदरगाह या पतन। तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट स्टेशन, फेरी पतन, अंतरिक्ष पतन यानी नौसेना पतन। व्यापार से क्या अभिप्राय है? कौन सी आर्थिक क्रिया तथा ये तो सरल है, आप कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या हैं? प्राचीन काल में व्यापार कैसे होता था? विनिमय का साधन क्या था? तो आपको पता ही है, वर्तमान की तरह संचार साधन नहीं थे। तो प्राचीन समय में, आदिम समाज में किस प्रकार से व्यापार होता था? तो आप कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार भी बताने। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन काल में जो चीन का जो रेशम था वो जिस मार्ग से जाता था और अन्य महाद्वीपों में पहुंचता था उसे कहते हैं रेशम मार्ग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, इनमें से आप याद कर लें।